अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। पृष्ठ संख्या 76। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने मां से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने मां की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्तो चान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूं, उसने बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। पृष्ठ संख्या 77। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। पृष्ठ संख्या 78। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था।
वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोत्तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोत्तो चान की ओर ताकने लगा। तोत्तो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। पृष्ठ संख्या 79। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोत्तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूं। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। पृष्ठ संख्या 80। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोत्तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखक तेत्सुको कुरियानागी। अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा।